हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम टीम सुंडा को बिल्कुल आसान तरीके से लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं। और आज हम आए हैं चैप्टर 2 यूनिट 10 पर। टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन और आज हम खास तौर पर बात करेंगे राइस की कल्टीवेशन की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यूनिट 10 क्रॉप प्रोडक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्रॉप है पैडी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सताइवा एंड क्रोमोसोम नंबर इसका होता है 2n=24। फर्स्ट पॉइंट है राइस इज द स्टेबल फूड of more than 60% world population and most of the people of Southeast Asia. About 90% of rice grown in the world is produced and consumed. कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा लोग साउथ ईस्ट एशिया में राइस खाते हैं। दुनिया में जितना राइस प्रोड्यूस होता है उसका लगभग 90% एशिया में ही प्रोड्यूस और कंज्यूम हो जाता है। मतलब राइस को एशिया की क्रॉप कहा जा सकता है। देन इसके अलावा राइस एक वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्रॉप है। इसके अलावा इसे ह्यूमिड रीजन और सब ट्रॉपिकल में भी उगाया जा सकता है, जहाँ गर्मी प्लस पानी दोनों हो वहाँ राइस बेस्ट होता है। इंडिया में राइस सीरियल्स में फर्स्ट पोजीशन पर है। ना सिर्फ एरिया में बल्कि प्रोडक्शन में भी राइस नंबर 1 पे है। नेक्स्ट है प्रोटीन और फैट कंटेंट। व्हाइट राइस में प्रोटीन जो होता है 6 to 7% होता है। ब्राउन राइस में प्रोटीन 7 to 9% होता है। इसमें फैट कंटेंट 2 to 2.5% होता है, जो मिलिंग के दौरान खत्म हो जाता है। इसलिए ब्राउन राइस व्हाइट राइस से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। देन हलिंग परसेंटेज इन राइस है 66% और 2/3 ऑफ द पैडी। मतलब 3 kg पैडी से 2 kg चावल निकलेगा। 3 kg धान से 2 kg चावल निकलेगा। नेक्स्ट है वाटर रिक्वायरमेंट। तो जनरल सीरियल क्रॉप को 1 kg ड्राई मैटर बनाने के लिए 400 से 500 लीटर पानी चाहिए होता है, लेकिन राइस 10 टाइम्स ज़्यादा वाटर लेता है। राइस 1 kg ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए 5000 लीटर वाटर कंज्यूम करता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। राइस के खेत में डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग लॉसेस बहुत होते हैं। इनको रोकने के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को रिड्यूस जोन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ऐसा करने से नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस डिले हो जाती है और नाइट्रोजन का लॉस कम होता है। Rice fields submerged in 5 centimeter deep water during the reproductive and grain formation stage is beneficial. मतलब मोस्टली राइस के फील्ड में 5 सेंटीमीटर डीप पानी होना ही चाहिए। राइस फील्ड में रिप्रोडक्टिव स्टेज और ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज में 5 सेंटीमीटर पानी रखना सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि इस स्टेज में प्लांट को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। पानी से टेम्परेचर रेगुलेट होता है और वीट भी नहीं उगता। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है नेट 2001 में। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन क्वालिटी। Rice grain relatively rich in lysine, which is 4% of total protein fraction. राइस ग्रेन लाइजिन अमीनो एसिड में रिच है, जो टोटल प्रोटीन का 4% होता है। लाइजिन बॉडी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए राइस प्लस दाल खाने को बोलते हैं सीरियल्स प्लस पल्सेस, क्योंकि दाल में लाइजिन कम और राइस में मेथियोनिन कम, दोनों मिला के कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। राइस का मेन स्टोरेज प्रोटीन ओराइजेनिन है। मेज में जेन, वीट में ग्लूटेन एंड राइस में ओराइजेनिन। हर्बिसाइड प्रोपेनिल स्टैम F34 राइस में वीट कंट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड प्रोपेनिल है। मार्केट में इसका नाम स्टैम F34 है। नेक्स्ट है एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरिया वाइज देखें तो राइस के कल्टीवेशन में इंडिया का एरिया सबसे ज़्यादा है। हम सबसे ज़्यादा एरिया में राइस ग्रो करते हैं, लेकिन इल्ड कम है। एरिया सबसे ज़्यादा इंडिया में है, देन चाइना, देन इंडोनेशिया। देन प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना फर्स्ट पे है, देन इंडिया, फिर इंडोनेशिया। चाइना का एरिया कम है पर प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है चाइना। प्रोडक्टिविटी में यूएसए फर्स्ट पे है और जापान में मशीन प्लस हाइब्रिड सीड प्लस फर्टिलाइजर ज़्यादा है, इसलिए पर हेक्टेयर यील्ड सबसे हाई होता है यूएसए और जापान में। इंडिया की बात करें तो एरिया वाइज वेस्ट बंगाल फर्स्ट पोजीशन पे है, देन यूपी, देन बिहार। देन प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, यूपी, देन आंध्र प्रदेश। प्रोडक्टिविटी में पंजाब 34 क्विंटल पर हेक्टेयर। पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हाई यील्डिंग वेराइटी प्लस इरिगेशन ज़्यादा होता है, इसलिए यील्ड सबसे हाई है। देन क्लासिफिकेशन, राइस के क्लासिफिकेशन। दुनिया में 24 टाइप के जंगली राइस होते हैं, पर खेती के लिए सिर्फ 2 ही होती हैं। मतलब वाइल्ड टाइप के 24 हैं एंड 2 ही ऐसे वेराइटीज़ हैं जो कि कल्टिवेटेड हैं, जो कि ग्रो किए जाते हैं। फर्स्ट है ओराइजा सतैवा, सेकेंड वन इज ओराइजा ग्लैब्रिमा। तो ओराइजा सतैवा क्रोमोसोम नंबर 2n=24, ये हमारा कल्टिवेटेड राइस है। इसके 3 रेसेस हैं, इंडिका, जापोनिका एंड जावानिका, जिसको बालू राइस भी बोलते हैं। इंडिका ग्रोन थ्रू आउट ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स रीजन। ग्रोन थ्रू आउट ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स इन इंडिया। इसको ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स एरियाज में ग्रो किया जाता है एंड इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, ये टॉल्स होते हैं, वीक स्टेम होते हैं, एंड इलोंगेटेड ग्रेन्स होते हैं इसके। ड्रोपी लीव्स, लो प्रोडक्टिविटी एंड इररिस्पॉन्सिव टू हाई इनपुट कंडीशन। इंडिका का एग्जाम्पल होता है बासमती या फिर IR64। लो प्रोडक्टिव होती है और फर्टिलाइजर ज़्यादा दोगे तो गिर जाती है, इसलिए इररिस्पॉन्सिबल टू हाई इनपुट।
ये गाँव की देसी किसान वाली वैरायटी होती है। जैपोनिका, जैपोनिका ग्रो किया जाता है ठंडे टेम्परेचर एरियाज़ में। ये कैसी होती हैं? तो छोटी और स्ट्रॉन्ग स्टेम वाली होती हैं। छोटी शॉर्ट स्टेचर, स्टडी स्टेम, नैरो इरेक्ट, डार्क ग्रीन लीव्स एंड रिस्पॉन्सिव टू इंटेंसिव इनपुट कंडीशन। हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिव, इसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। ग्रेन शेप जो होता है ओवल एंड राउंड शेप का होता है। जावानिका, जिसको बालू राइस भी बोलते हैं, इसको मेनली इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है। ये कैसी होती है? तो इसके टिलर्स कम होते हैं, जंगली जैसी होती है, लंबे वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस, हैज़ मैनी ऑन्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पीरियड। जंगल में अपने आप उगने वाली राइस जैसी होती है। नेक्स्ट वन इज ओराइजा ग्लैब्रिमा। इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका ओनली। ओराइजा ग्लैब्रिमा को सिर्फ वेस्ट अफ्रीका में ग्रो किया जाता है। ये मेनली इंडो बर्मा रीजन से ओरिजिनेट हुआ था। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है राइस। फ्रूट टाइप इसका कैरियोप्सिस होता है। जैसे व्हीट और मेज का दाना, वैसे ही राइस का भी ग्रेन होता है कैरियोप्सिस। हल, लेमा प्लस प्रिया को हल बोलते हैं। दाने के ऊपर दो छिलके के परत होते हैं, इनको मिला के हल बोलते हैं। ये RI PhD 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। टेस्ट वेट जो होता है राइस का 25 ग्राम होता है, मतलब 1000 दाने वेट करने पे 25 ग्राम आएगा। सीड रेट निकालने में काम आता है। स्टेम इज इक्वल टू क्लम या हल। गन्ने की तरह गांठ वाली डंडी होती है, हर गांठ के बीच इंटरनोड्स पाए जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस पैनिकल, आम के गुच्छे जैसा होता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइकलेट्स का गुच्छा होता है। क्लाइमेट C3 शॉर्ट डे प्लांट होता है और इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। 25 से 35 डिग्री बेस्ट है टेम्परेचर। सॉइल जो होता है क्ले और क्ले लोम बेस्ट होता है क्योंकि पानी ये होल्ड करके रखता है। pH जो होता है 4 to 6। एसिडिक सॉइल, राइस एसिडिक ज़मीन पर ग्रो होती है, इसलिए बिहार बंगाल की ज़मीन बेस्ट है। ओके, राइस की ग्रोथ के लिए एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट है। जैसे पंजाब में जून जुलाई में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसलिए अमन क्रॉप वहाँ अच्छी होती है। इंडिया में ज़्यादातर राइस लो लैंड कंडीशन में उगाई जाती है क्योंकि वहाँ पानी रुकता है। देन राइस एक सेमी एक्वाटिक प्लांट है जो सबमर्ज्ड कंडीशन में बेस्ट ग्रो करता है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसे पूरा करने के लिए पत्तों में एरिनकाइमेटस टिश्यू होते हैं जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर रूट्स तक पहुँचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मछली के गिल्स पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही राइस के पत्ते एयर चैनल से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। देन है सीजन्स इन राइस, सीजन्स ऑफ राइस इन इंडिया। तो ये मेनली 3 सीज़न होता है राइस का, अस, अमान एंड बोरो। अस जिसको शोइंग किया जाता है अप्रैल मई में। वेस्ट बंगाल और असम में प्री मानसून बारिश में बोया जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इसका 3 से 4 महीने। अमान यानी खरीफ शोइंग इसका होता है जून जुलाई में। फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में मानसून के साथ बोया जाता है। ये मेन सीज़न होता है राइस के कल्टीवेशन का। देन है बोरो या फिर स्प्रिंग सीज़न, जिसकी सोइंग की जाती है नवंबर दिसंबर में। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु में इरिगेशन से उगाया जाता है। यील्ड सबसे ज़्यादा होती है। देन नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे पंजाब, हरियाणा में सर्दी में टेम्परेचर गिर जाता है, इसलिए सिर्फ अमान खरीफ क्रॉप ही ली जाती है। देन वेराइटीज़, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी जो थी TN1, जो कि ताइवान में डेवलप की गई थी 1964-65 में, ताइवान से आई थी। छोटी हाइट की वजह से गिरती नहीं थी, इसके पौधे गिरते नहीं थे। देन फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी वाज IR8, जिसको 1966 में IRRI में डेवलप किया गया था, जो कि फिलीपींस में है। ये पेटा और डिजीवोजिन के क्रॉस से बनाया गया था IR8 हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी। पेटा इंडोनेशिया से लिया गया और डिजीवोजिन ताइवान से। डिजीवोजिन का मतलब है ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड। ये फोटो पीरियड इनसेंसिटिव थी, इसलिए साल में 2 से 3 बार ली जा सकती थी। इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। देन फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया TN1 1964-65 ताइवान से इंपोर्ट हुई थी। सेकेंड इंट्रोड्यूस वैरायटी थी IR8 1966 में इसको इंट्रोड्यूस की गई थी। फिलीपींस मनीला से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ जया 1968, जिसको डेवलप किया था डॉक्टर शास्त्री ने। जया जो थी वो क्रॉस TN1 और टाइप 141 के क्रॉस से बनाई गई वैरायटी थी। TN1 की ड्वार्फनेस प्लस टाइप 141 की यील्ड TN1 और IR8 दोनों से बेटर थी, इसलिए इसे मिराकल राइस ऑफ इंडिया कहा गया। कटक उड़ीसा से डेवलप की गई वैरायटी मलिंगा एंड मसूरी CRRI कटक की फेमस वैरायटी है। म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस जगन्नाथ एंड सत्तारी म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाई गई है। वेराइटीज़ फॉर स्पेसिफिक कंडीशन डायरेक्ट सीडिंग के लिए बाला, कावेरी, नगीना 22 एंड पोसा 2 to 21।
पानी की कमी वाले एरियाज में सीडिंग के लिए यूज़ होती है। BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट टॉलरेंट वेराइटी है TKM6, तमिलनाडु में पॉपुलर है। सैलिनिटी टॉलरेंट वेराइटी IR8 और लुनिस्रे, जहाँ सॉइल में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कोस्टल एरियाज में वेस्ट बंगाल में, वहाँ IR8 और लुनिस्री वैरायटी को ग्रो किया जाता है। वाटर लॉग्ड एरिया के लिए जलमग्न और जलमनी बिहार और यूपी के फ्लड एरियाज में इसको ग्रो किया जाता है। देन हाइब्रिड राइस, वर्ल्ड का फर्स्ट बासमती हाइब्रिड PRH10 था। इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड राइस था CORH1, जिसको 1994 में डेवलप किया गया था। IARI न्यू दिल्ली से रिलेटेड कुछ वेराइटीज़ हैं, जैसे कि नॉरिन 8, नॉरिन 18, पूषा 2-21, बासमती 370, पंकज IR20। बासमती 370 एक्सपोर्ट क्वालिटी, पूषा 221 डायरेक्ट सीडिंग के लिए यूज़ होता है। पूषा बासमती 1 IARI द्वारा कन्वर्जन ब्रीडिंग से डेवलप की गई वेराइटी है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी है जो क्वालिटी राइस कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे IR8 इल्ड के लिए थी, वैसे ही पूषा बासमती 1 इल्ड प्लस क्वालिटी प्लस ड्वार्फनेस तीनों के लिए एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। देन अदर इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ में है, अदर वेराइटीज़ में पद्मा, पंकज, रत्ना, चंबल, सीता एंड साबरमती। तो पद्मा है जो अपलैंड के लिए, पानी कम हो तो इसको ग्रो किया जाता है। पंकज वाटर लॉक्ड एरिया के लिए ग्रो किया जाता है, बिहार के फ्लड जोन में इसको मेनली लिया जाता है। और रत्ना, चंबल, सीता और साबरमती जनरल पर्पज़ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के लिए बेस्ट है। सीड रेट की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग में 100 kg पर हेक्टेयर सीड रेट लग जाता है। बीज की मात्रा जो होती है मेथड पर डिपेंड करती है। जैसे किसान हाथ से छिड़क कर बोएगा तो बीज ज़्यादा लगेगा क्योंकि जर्मिनेशन कम होती है। देन है ड्रिलिंग, ड्रिलिंग में 60 kg पर हेक्टेयर सीड रेट होता है। लाइन में सोइंग से बीज बचत और यूनिफॉर्म प्लांट्स होते हैं। हाइब्रिड राइस में 15 kg पर हेक्टेयर सीड रेट लगती है। हाइब्रिड का सीड कॉस्टली होता है प्लस हाई जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है, इसलिए बहुत कम लगता है। डेपोग मेथड में 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर। नर्सरी ट्रे में डेंस सीडिंग 12 से 14 दिन में ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। बीज की 90% इसमें बचत होती है। रो इंटू प्लांट डिस्टेंस जो होता है 20 × 10 सेंटीमीटर, रो टू रो 20 एंड प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड स्पेसिंग फॉर हाई यील्डिंग वेराइटीज। देन है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, राइस के फील्ड में फर्टिलाइजर को कैसे मैनेज किया जाता है। तो NPK रेशियो 100-60-60 का रेशियो होता है, प्लस 25 kg जिंक सल्फेट लास्ट पर्लिंग पे। जैसे इंसान को प्रोटीन, कार्ब, फैट का बैलेंस्ड चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, वैसे ही राइस को NPK का बैलेंस चाहिए होता है। जिंक डिफिशियंसी से खैरा डिसीज आती है, इसलिए जिंक सल्फेट ज़रूरी होता है। सॉइल जोन इन वाटरलॉग पैडी फील्ड, वाटरलॉग पडल सॉइल में 2 लेयर बन जाते हैं। अपर लेयर जो होता है 1 से 10 mm का होता है, जिसको ऑक्सीडाइज जोन बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन होती है। उससे नीचे का जो लेयर होता है जो कि रिड्यूस जोन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। RPSC AA में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जैसे तालाब की सतह पर ऑक्सीजन और नीचे एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होता है। देन है नाइट्रोजन मैनेजमेंट, नाइट्रोजन को मैनेज कैसे किया जाता है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर पैडी में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लीचिंग और डीनाइट्रिफिकेशन से नाइट्रोजन का लॉस बहुत होता है। जैसे छन्नी में पानी डालने से सब निकल जाता है, वैसे ही नाइट्रेट पानी के साथ लीच्ड आउट हो जाता है, बह जाता है। इसलिए लो लैंड में एमोनिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस जोन में डीप प्लेसमेंट करना बेस्ट है, वहाँ लॉसेस नहीं होते हैं। अगर नाइट्रेट यूज़ करना ही है तो यूज़ ऑक्सीडाइज जोन में ही इनकॉर्पोरेट करो। तो अगर नाइट्रेट यूज़ करना है तो उसे ऑक्सीडाइज जोन में ही इनकॉर्पोरेट करो। नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी जो होती है राइस फील्ड में 30-40% होती है। ये IARI PhD 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मतलब 100 kg नाइट्रोजन डालने पे सिर्फ 30-40 kg प्लांट यूज़ करता है, बाकी का वेस्ट हो जाता है। देन है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकली बिना केमिकल के कैसे नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है राइस के फील्ड में। तो केमिकल फर्टिलाइजर का 25-30% हिस्सा जो होता है बायो फर्टिलाइजर से पूरा किया जा सकता है। लाइक फर्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गाई, राइस फील्ड का नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सर होता है। सेकेंड वन इज एजोला प्लस एनाबोना अजोला, ये जो होते हैं ये वाटर फॉरन होते हैं। एजोला के अंडर ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है, दोनों मिलाकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वियतनाम और चाइना में एजोला को ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ किए जाते हैं। एक सीजन में 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये प्रोवाइड कर देता है। एजेटोबैक्टर नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो अपलैंड राइस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे ही राजमा में राइजोबियम, वैसे ही अपलैंड राइस में एजेटोबैक्टर। खैरा डिसीज ऑफ राइस, ये जो होते हैं जिंक की डिफिशियंसी से होते हैं। जिंक की कमी से नर्सरी स्टेज में खैरा डिसीज आती है। इसके मेन सिम्टम है जिंक डिफिशियंट, पत्तों के टिप
पहले येलो होते हैं फिर सूख जाते हैं। प्लांट जो है स्टंटेड रह जाता है, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं आती। पत्तों की सतह पर रस्ट कलर्ड या ब्राउनिश रेड के धब्बे आते हैं। इसे सबसे पहले वाई एल नैने ने 1966 में पंतनगर उत्तराखंड में रिपोर्ट किया गया था। इसका मैनेजमेंट के लिए 5 केजी जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर नर्सरी में मिट्टी में मिला देना चाहिए, या फिर 0.5% जिंक सल्फेट का फोलियर स्प्रे क्रॉप के अर्ली स्टेज में करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंसान में जिंक की कमी से बाल झड़ते हैं, वैसे ही राइस में जिंक की कमी से ग्रोथ रुक जाती है। तराई एरिया है यूपी, बिहार में कॉमन है। देन है ब्राउनिंग ऑफ राइस। आयरन की टॉक्सिसिटी को ब्राउनिंग ऑफ राइस भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम वाटर लॉक्ड एसिड सल्फेट सॉइल में ज़्यादा आती है, जैसे अर्टिसोल और ऑक्सीसोल। इसके सिम्टम जो है, शुरू में पत्तों के टिप पर पर्पल कलरेशन आता है, बाद में पूरा पत्ता जो स्कॉर्चिड जैसा जला हुआ लगता है। इसकी टॉलरेंट वेराइटी है फाल्गुना, जो कि आयरन की टॉक्सिसिटी को टॉलरेट कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, असम और केरला के एसिड सॉइल वाले खेत में ये प्रॉब्लम कॉमन, ज़्यादा आयरन से पत्ते जलते हैं। नेक्स्ट वन इज सिलिकॉन इन राइस। राइस प्रोडक्शन में सिलिकॉन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट माना जाता है। ये जो सिलिकॉन की डिफिशियंसी से प्लांट जो है सॉफ्ट ड्रुपसी हो जाता है, गिर जाता है। सबसे ज़्यादा पैनिकल इनिशिएशन स्टेज में चाहिए, क्योंकि उस टाइम रूट एक्टिविटी कम और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है। बेनिफिट है, सिलिकॉन पत्तों पर थिक क्यूटिकल सिलिका लेयर बनाता है, जो कीट पतंग के अटैक के अगेंस्ट बैरियर का काम करता है। इसको करेक्ट करने के लिए 1.5 से 2 टन पर हेक्टेयर बेसिक स्लैग्स डालने से कमी दूर होती है। बेसिक स्लैग्स जो होते हैं कैल्शियम सिलिकेट का सबसे कॉमन सोर्स है। देन है वीड मैनेजमेंट। वीड को कैसे मैनेज किया जाता है राइस के फील्ड में? राइस के मेजर वीड हैं इकाइनोक्लोआ, क्रूसगैली, बार्नयार्ड ग्रास और इकोलोनम वाइल्ड राइस। ये दोनों वीड दिखने में राइस जैसी ही लगती है, इसलिए किसान पहचान नहीं पाता। लो लैंड ट्रांसप्लांटेड राइस में वीड प्रॉब्लम अपलैंड डायरेक्ट सीडेड राइस के मुकाबले कम होती है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पानी से वीड नहीं उगता। हर्बिसाइड यूज इन राइस क्रॉप। राइस क्रॉप में कौन सा हर्बिसाइड यूज करना चाहिए? तो बेंथियोकार्ब सैटन @ 2 kg पर हेक्टेयर। ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है, वीड उगने से पहले यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्सरी से ट्रांसप्लांट करने के 3-4 दिन बाद फील्ड में स्प्रे करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज प्रोपेनिल, जिसको स्टैम F34 के नाम से जाना जाता है। इसको 3 kg पर हेक्टेयर राइस फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है। कब देना चाहिए? तो ट्रांसप्लांटिंग के एक वीक बाद या पोस्ट इमरजेंस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जंगल में घास उगने के बाद स्प्रे करते हैं, ये राइस को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि राइस इसे डिटॉक्सिफाई कर लेता है। नेक्स्ट वन इज ब्यूटाक्लोर, या मैचेट के नाम से जाना जाता है। इसे 2 से 3 kg पर हेक्टेयर फील्ड में अप्लाई किया जाता है। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, यानी वीड उगने से पहले दिया जाता है। इसका काम है एनुअल ग्रासेस प्लस ब्रॉड लीफ वीड दोनों को कंट्रोल करना। उग चुके वीड को नहीं मारता, इसलिए समय पर डालना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद खेत में फ्लड करके डालते हैं। एनिलोफोस, फोर्थ वन इज एनिलोफॉस। ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, अर्ली पोस्ट इमरजेंस सेलेक्टिव हर्बिसाइड। इसका मेन काम है एनुअल ग्रासेस, सेजेस और कुछ ब्रॉड लीफ वीड्स को कंट्रोल करना। ट्रांसप्लांटेड और डायरेक्ट सीडेड दोनों फील्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं। पायरेजो सल्फ्यूरॉन, या फिर साथी के नाम से इसको जाना जाता है। न्यू सेलेक्टिव प्लस सिस्टेमैटिक हर्बिसाइड है। प्री और अर्ली पोस्ट इमरजेंस दोनों में यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टेमैटिक होने की वजह से वीड की जड़ तक जाता है। नेक्स्ट वन इज बुशनिंग। सीडिंग के 4 to 6 वीक के बाद हल्की देसी हल से क्रॉस प्लॉइंग करना, जब खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी हो। 1 से 2 बार करते हैं। इसका मेन पर्पस है वीड कंट्रोल करना, क्रॉप स्टैंड ऑप्टिमाइज करना, यानी कमज़ोर पौधे को निकाल देना, सॉइल एरेशन देना। नेक्स्ट वन इज पडलिंग। It is process or destruction of soil aggregate by mechanical force in soil with excessive moisture content. ज़्यादा नमी वाली मिट्टी में मैकेनिकल फोर्स से सॉइल एग्रीगेट्स को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इसका मेन इफेक्ट है कि सॉइल स्ट्रक्चर खराब हो जाती है, जिससे रूट पेनिट्रेशन रुकता है, अगले सीजन की अपलैंड क्रॉप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बल्क डेंसिटी 1.4 से बढ़कर 1.7 ग्राम पर सीसी हो जाती है। मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है। इसमें पडलर यूज़ किया जाता है कॉम्पैक्ट सॉइल को पडल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग टू रिड्यूस पर्कुलेशन लॉसेस ऑफ वाटर। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है पर्कुलेशन लॉसेस को कम करना।
मतलब पानी नीचे ना जाए, वीड इन्फेस्टेशन को कम करता है। देन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है क्योंकि रिड्यूस्ड कंडीशन में फॉस्फोरस प्लस आयरन अवेलेबल होता है। देन क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वाटर। राइस में दो क्रिटिकल स्टेज होते हैं जहाँ पानी देना ज़रूरी होता है। फर्स्ट वन इज टेलरिंग स्टेज, सेकंड वन बूटिंग स्टेज। तो टेलरिंग स्टेज जो होता है ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 20 दिन बाद होता है, इसमें टिलर्स निकलते हैं। बूटिंग स्टेज या लेट पैनिकल इनिशिएशन, फ्लैग लीफ शीट का फूलना ही बूटिंग कहलाता है। ये राइस के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज है पानी के लिए। इसमें पानी की कमी से स्पाइकलेट स्टेरिलिटी आती है। देन नेक्स्ट वन इज डेपोग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। ये मेथड फिलीपींस से इंट्रोड्यूस की गई थी। छोटे ट्रे में 12 दिन की सीडलिंग्स को तैयार किया जाता है। कम बीज लगता है, कम समय लगता है, कम पानी लगता है। इसे केरला और तमिलनाडु में यूज़ किया जाता है मोस्टली। इस मेथड में 12 दिन की सीडलिंग ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाती है। ये कैसे बनता है? तो 3 kg पर मीटर स्क्वायर स्प्राउटेड सीड को वुडन प्लैंक्स, ट्रे या फिर कंक्रीट फ्लोर पर बिना मिट्टी के उगाते हैं। ऊपर पॉलीथीन शीट से कवर कर देते हैं। इसका बेनिफिट है कि बहुत डेंस नर्सरी बनता है। एरिया जो है सिर्फ 25 से 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड राइस। ये 1970 के लास्ट डेकेड में चाइना ने सबसे पहले हाइब्रिड राइस बनाया था। मेथड था साइटोप्लाज्म मैड स्टेरिलिटी, CMS फर्टिलिटी रिस्टोर जीन सिस्टम। इंडिया में देखें तो चाइना के बाद इंडिया दूसरा देश है जिसने हाइब्रिड राइस कॉमर्शियलाइज किया है। इंडियन हाइब्रिड्स हैं APRH1, APRH2 जो कि आंध्र प्रदेश से डेवलप की गई है, KRH कर्नाटका से, MGR1 तमिलनाडु से। कुछ वेराइटीज़ हैं जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी डेवलप की गई हैं, जैसे कि PHP71 इंडिया का इकलौता प्राइवेट सेक्टर का हाइब्रिड है। इसे पायोनियर कंपनी ने रिलीज़ किया था। जैसे मीज़ में हाइब्रिड से यील्ड डबल होता है, वैसे ही राइस में भी 20 to 30% ज़्यादा यील्ड आता है। नेक्स्ट वन इज गोल्डन राइस। टर्म दिया था इंगो पॉटरिकुस ने। ये क्या होता है? तो राइस में बीटा कैरोटीन जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसर्ट किया गया है। इसका मेन बेनिफिट है राइस में विटामिन ए से फोर्टिफाइड हो, राइस में विटामिन ए का रिच सोर्स हो। राइस विटामिन ए से फोर्टिफाइड हो गया। ये ट्रांसजेनिक या GM राइस है। द नेक्स्ट वन इज SRI मेथड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसको डेवलप किया था हेनरी डी लाउनेलिए ने 1980 में मेडागास्कर में। It is an agroecological approach for increasing the productivity of irrigated rice by changing the management of plant, soil, water, and nutrient of cultivating of rice with as much organic manure as possible। मतलब एग्रोइकोलॉजिकल अप्रोच है प्लांट, सॉइल, पानी और न्यूट्रिएंट के मैनेजमेंट को बदलकर यील्ड बढ़ाना, ऑर्गेनिक मैन्योर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। ये मेनली प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि प्लांट पॉपुलेशन को कम करना है, पानी की मात्रा कम करना, सॉइल कंडीशन को इम्प्रूव करना, केमिकल और हर्बिसाइड कम या बिल्कुल नहीं के बराबर यूज़ करना। इसका मेन बेनिफिट है यील्ड जो कि 20 से 100% तक बढ़ जाती है। बीज 90% तक कम लगता है, मतलब वेस्टेज नहीं होती। पानी 50% तक बचत होती है। एवरेज यील्ड जो है 6 to 7 टन पर हेक्टेयर वर्सेस कन्वेंशनल 2 से 3 टन पर हेक्टेयर। SRI मेथड में कन्वेंशनल की कंपैरिजन में ज़्यादा यील्ड आती है। ये कहाँ यूज़ होता है? तो इरिगेटेड अपलैंड और रेनफेड राइस के लिए बेस्ट है। वीट, शुगर कैन, बाजरा, मस्टर्ड में भी ट्राई किया गया है। ये मेथड कौन कौन यूज़ कर सकते हैं? तो छोटे किसान जिनके पास कम ज़मीन है और ज़्यादा यील्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल बिहार में SRI से किसान 1 kg बीज से 1 एकड़ उगाते हैं। नॉर्मल में 25 kg लगता है, पानी भी 15 दिन में एक बार देते हैं। देन स्पेसिंग जो होती है SRI में 25 into 25 सेंटीमीटर की वाइड स्पेसिंग रखी जाती है। सीडलिंग का एज 2 लीफ स्टेज के यंग सीडलिंग्स यानी 8 से 12 दिन पुरानी सीडलिंग्स लगाते हैं। नर्सरी एरिया सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर नर्सरी 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। सीड रेट जो होता है 2 kg पर एकड़ यानी या फिर 5 kg पर हेक्टेयर ही लगता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल मेथड में 25 kg बीज लगता है, SRI में 5 kg। जैसे डिमेरिट्स ऑफ SRI। डिमेरिट्स क्या क्या हैं? SRI के तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगता है इनिशियली ईयर में, इंडिविजुअल सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग एंड वीडिंग, क्योंकि एक एक पौधा हाथ से लगाना पड़ता है और वीडिंग भी बार बार करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे नई मशीन शुरू में महंगी पड़ती है पर बाद में फ़ायदा देती है, वैसे SRI में शुरू में मेहनत ज़्यादा है पर यील्ड डबल है। देन प्रोसेसिंग ऑफ राइस। चावल को खाने लायक बनाने के लिए 3 मेन प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट है मिलिंग, सेकंड वन है पॉलिशिंग ऑफ राइस, थर्ड परबॉइलिंग। मिलिंग क्या होता है? मिलिंग के दौरान एल्यूरॉन लेयर और एम्ब्रियो निकाल देते हैं।
इसमें विटामिन बी, खासतौर पर थायमीन B1 का लॉस हो जाता है। थायमीन की कमी से बेरी-बेरी डिसीज़ होती है। ये उन लोगों में होती है जो लगातार पॉलिश्ड राइस खाते हैं। यूपीपीएससी एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जैसे गेहूँ से मैदा बनाने पर ब्रान निकाल दिया जाता है और फाइबर को ख़त्म कर दिया जाता है, वैसे ही मिलिंग से चावल का पोषक तत्व चला जाता है। देन सेकंड वन इज़ पॉलिशिंग ऑफ राइस। मिल्ड चावल पर चिपकी हुई बहुत बारीक ब्रांड को हटाना और सतह को स्मूथ, शाइनी बनाना ही पॉलिशिंग कहलाता है। परबॉइलिंग ये एक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में स्टार्च का क्रिस्टलाइन फॉर्म एमॉर्फस फॉर्म में बदल जाता है। स्टार्च का इरिवर्सिबल स्वेलिंग और फ्यूजन हो जाता है। इसका मेन बेनिफिट है परबॉइल्ड राइस टूटता कम है, पोषक तत्व अंदर चले जाते हैं और स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूपी बिहार में 70% राइस परबॉइल्ड होता है। इसे उष्णा चावल भी कहते हैं। पहले भिगोकर फिर स्टीम देकर फिर सुखाकर मिलिंग करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोइंग टाइम ऑफ अस या फिर ऑटम राइस मई अप्रैल होता है। प्री मानसून क्रॉप वेस्ट बंगाल और असम में बोया जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इसका 90 से 110 दिन। सेकेंड वन इज सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस। बोरो राइस का सोइंग टाइम नवंबर दिसंबर में होता है। रबी सीजन क्रॉप्स इरिगेशन से उगाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु में इस सीजन में राइस ग्रो किया जाता है। सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस नवंबर दिसंबर। राइस के इन्फ्लोरेसेंस को पैनिकल कहते हैं। कार्डियल टेम्परेचर ऑफ राइस 30 to 32 डिग्री। Hulling percent of rice 65 to 66%. Fruit of rice is called caryopsis. Widely used nitrogenous fertilizer in rice ammonium sulfate. Optimum pH जो होता है सॉइल का रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस 4 से 6 pH पे राइस जो है बेटर ग्रोथ होती है। मैट टाइप नर्सरी इज रिलेटेड टू क्रॉप पैडी। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस 21 ग्राम। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर ऑफ राइस बूटिंग राइस। बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस एजोला। Seedling paddy for transplanting in depot method after sowing 11 to 14 days. Most dominant weed species in rice, Echinocloa species. White eyes of rice due to iron deficiency. The gas emits from rice field methane gas. Ikiochi disease in rice due to हाइड्रोजन सल्फेट टॉक्सिसिटी जो होती है। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो और वाटर लॉक कंडीशन हो, ये जो है हाइड्रोजन सल्फर गैस क्रिएट करती है, जड़ें जो हैं वो काली पड़ जाती हैं। हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन द राइस क्रॉप डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से। पैरा एंड उतेरा क्रॉपिंग सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू विच क्रॉप? राइस। राइस हार्वेस्ट करने से पहले ही दूसरी क्रॉप के बीच छिड़क देते हैं, ये पैरा उतेरा या फिर रिले क्रॉपिंग कहलाती है। मतलब एक क्रॉप के हार्वेस्टिंग से पहले ही दूसरी क्रॉप की सोइंग कर देना। देन है पर बॉइलिंग ऑफ राइस कंजर्व द विटामिन। पर बॉइलिंग ऑफ राइस विटामिन 12 को कंजर्व करता है। सीड रेट इन डैपोग मेथड ऑफ राइस 3 से 4 kg पर मीटर स्क्वायर। एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग प्रिपरेशन इन डैपोग मेथड 25 से 30 मीटर स्क्वायर। देन है मिरेकल ऑफ राइस इन इंडिया जया। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिज्म इन राइस DG4 जीन। स्पेसिंग फॉर राइस सोइंग ऑफ सीडलिंग 20 से 10 सेंटीमीटर। खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी। देन है रिक्लामेशन डिजीज ऑफ सीरियल्स ड्यू टू कॉपर की डिफिशियंसी। राइस ग्रेन इज सैड टू बी एक्स्ट्रा लॉन्ग इफ इट इज 7 mm और उससे ज़्यादा। So guys, that was all about today's session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।